हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस रथ। मैं अर्जुन कुमार आज आपके सामने सेकंड क्लास में आया हूं और इसमें हमारा वर्णमाला चैप्टर चल रहा था जिसमें स्वर चल रहे थे। स्वर में भी लास्ट जो टॉपिक हुआ था वो हमारे उच्चारण के आधार पर यानी कि ओष्ठाकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें कि दो प्रकार के होते हैं। यानी कि जब होठ की जो शेप होती है वो किसी में एक तो होती है वृत्ताकार और दूसरी होती है अवृत्ताकार। वृत्ताकार में उ ओ और अवृत्ताकार में ई इस हिसाब से चलते हैं। अब दूसरे जो हमने टॉपिक किया था वो किया था हमने जीवा के आधार पर, यानी कि जो जो हमारी जीभ है वो कितने तरह से स्पर्श होती है। तीन तरह से, एक होती है अग्र स्वर, एक होती है मध्य स्वर, एक होती है पश्च स्वर। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो था मुखाकृति के आधार पर, यानी कि समृद्ध और असमृद्ध, सॉरी अर्ध समृद्ध और विवृत और अर्ध विवृत। समृद्ध में क्या पढ़ा था? समृद्ध में ये कहता था कि जो उच्चारण, कोई भी शब्द उच्चारण करते समय जिसमें मतलब जो आवाज है, हमारे जो मुख है वो बंद रहे। विवृत में पूरा मुख खुला रहता है, समृद्ध में बंद सा ही रहता है। ठीक है दोस्तों, विवृत में कौन सा, जैसे कि आ, तो इसमें हमारा खुल रहा है। और दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डिटेल से समृद्ध की और अर्ध समृद्ध की। समृद्ध समृद्ध जो स्वर होते हैं इसके उच्चारण में मुख द्वारा पूरा बंद रहता है, जैसे कि ई उ, री। समृद्ध स्वर में ई उ री ये सब रहते हैं समृद्ध स्वर, जिसमें कि सारी, इसमें ई होता है बड़ा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, यानी कि समृद्ध स्वर है जिसमें मुख बंद ही रहे, जैसे ई उ री। तो हमारा जो मुख है वो बंद ही रह रहा है। और दूसरा जो बात करते हैं सबसे पहले इसकी अर्ध समृद्ध की, अर्धो समृद्ध। ठीक है दोस्तों, अर्धसमृद्ध की बात करते हैं तो अर्धसम होता है इसके उच्चारण मुख आधा सा बंद रहता है, जैसे कि ए और ओ, ए ओ। समृद्ध में पूरा मुख बंद है, जैसे कि ई उ, और अर्धसमृद्ध में ए और ओ। बात करते हैं तीसरी जो होता है हमारा विवृत, जिसमें मुंह हमारा पूरा ही खुला रहे, जैसे कि आ। तो क्या हुआ, हमारा जो मुख की शेप है वो पूरी ओपन सी हो गई है, इसलिए कहते हैं इसका विवृत का एक एग्जाम्पल है आ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अर्ध समृद्ध, अर्धो विवृत। इसमें मुंह लगभग थोड़ा वो खुला रहता है, इसके मुंह खुला रहता है, जैसे कि ऐ औ। ठीक है दोस्तों, चार हुआ जो हमारे किसके आधार पर चल रहे थे, मुखाकृति के आधार पर। ये हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें लास्ट क्लास में हमने किया था। अब बात करते हैं दोस्तों जो आने वाला टॉपिक है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कि मात्रा के आधार पर कैसे होते हैं। मुखाकृति के आधार पर तो हमने पढ़ लिया, अब बढ़ते हैं मात्रा के आधार पर। पूछ लिया जाता है कि मात्रिक कौन है, अमात्रिक कौन है। मात्रा के आधार पर सबसे पहले इन्हें डिवाइड करेंगे। एक होता है अमात्रिक स्वर, दूसरा होता है मात्रिक स्वर। अमात्रिक स्वर ये कौन से होते हैं, जिनमें कोई मात्रा, ऐसे स्वर जिनकी कोई मात्रा नहीं होती, जैसे कि ए कैसे, जैसे मैं कहने लगूं कमल, इनमें दोस्तों कोई मात्रा नहीं लग रही, कै मल कमल। ऐसी जलज जिनमें कोई मात्रा न लगे तो उन्हें कौन से, अमात्रिक स्वर। जिनमें कोई मात्रा का प्रयोग हो, कौन सी मात्रा, जैसे कहने लगे आ में कौन सी मात्रा लगती है, आ की। ई में कौन सी मात्रा लगती है, ई की, जो छोटी ई होती है हमारी ये वाली।
और बड़ी में बड़ी की मात्रा लगती है, सॉरी ये वाली मात्रा। आ में, ई में, ऊ में ये वाली मात्रा लगती है, किसमें? ऊ में ये वाली मात्रा लगती है, ऊ में। ओ में कौन सी मात्रा लगती है? ये वाली। औ में लगती है, औ में लगती है बड़ी 2 मात्रा वाली मात्रा। ठीक है दोस्तों, अमात्रिक स्वर जिसमें कमल यानी कि जलन, जिसमें कोई मात्रा नहीं लगती हो। मात्रिक स्वर में आ, ई, ऊ, ए, ओ अंगन है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा मात्रा के आधार पर, यानी कि दोस्तों ये हो रहेगी कि आपकी अंग और अनय। अंग में जो लगती है ये वाली मात्रा लगती है, अनय में लगती है ये वाली मात्रा। ठीक है दोस्तों, मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? एक मात्र अमात्रिक, दूसरा मात्रिक। मात्रा में आप जान गए कौन कौन सी हैं, जिसमें कि आ, ई, ऊ, ए, जिनमें कोई मात्रा का प्रयोग हो वही मात्रिक स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इतना ही कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं किसकी? उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। कैसे? जिसकी हम कहते हैं कंठ है, तालुव्य है, मूर्धन्य है। ठीक है दोस्तों, कंठ है, तालुव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, ओष्ठ है, इस हिसाब से ये चलते हैं। ओष्ठ है। कंठे में कौन से होते हैं? जो हमारे कंठ से निकल के आते हैं, यानी कि जो ये वाला हिस्सा होता है हमारा, यहाँ से जो वर्ण आते हैं निकल के, उन्हें कहते हैं हम कंठे। कैसे? कौन कौन से कंठे होते हैं? जैसे कि आ, तो हमारे कहीं ना कहीं से कहां से आ रहे हैं? कंठ से निकल कर आते हैं। तो ये होते हैं अ और आ, हमारे कंठ से निकल के आते हैं। कंठ से जीभ का अंदर वाला हिस्सा जो होता है कंठ से निकल के आते हैं। जैसे कहते हैं, नाम भी ले लो, कोई अंश, अर्जुन, तो कहां से निकल कर आ रहा है? तो हमारा कंठ से निकल कर आता है। तो ये क्या है? कंठ है। इसको कहते हैं कंठ है, कंठ्य स्वर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तालुव्य की। तालुव्य होता है ई, छोटी ई और बड़ी ई, इसको भी कहते हैं तालुव्य, तालव्य, तालव्य स्वर। ई कहीं ना कहीं ये जीभ हमारी तालव्य है। जो इसका जो हमारी जीभ का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो तालव्य होता है, पीछे वाला हिस्सा। तो ई जो निकल के आती है, जो जीभ हमारी टकराती है, ई की आवाज निकालती है, वो उसे कहते हैं तालव्य वर्ण। तो तालव्य वर्ण कौन कौन से? छोटी ई और बड़ी ई, इन्हें तालव्य स्वर कहते हैं। फिर बात करते हैं मूर्धन्य कौन से होते हैं। मूर्धन्य वो होते हैं जो हमारे जीभ का अगला हिस्से का जो ऊपर हिस्सा है, ये वाला दांत से पीछे वाला, उसे कहते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य में कौन कौन से आते हैं? मूर्धन्य में आते हैं आपका री। कौन सा आता है? री आता है इसमें। री जो सा, इसको कहते हैं हम री, इसको री आवाज से निकालते हैं। अब बचा ओष्ठ है। ओष्ठ में कौन कौन से आता है? ओष्ठ में आता है ऊ और ऊ, ओष्ठ में, यानी जीभ हमारे क्या सेव कर रही है? ऊ, तो यानी कि होठों वाली सेव दे रही है, तो ओष्ठ कौन सा आएगा? ऊ। जीभ लहर ले रही है तो उसमें कहते हैं ओष्ठ है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हुए 4 नॉर्मल से। अब और कौन से बन सकते हैं इसमें कह सकते हैं कंठ प्लस तालुव्य, कंठ प्लस ओष्ठ है, ये भी जुड़ के बन सकते हैं जी। कैसे? कंठ प्लस तालुव्य और कंठ प्लस ओष्ठ है, ये भी बन सकते हैं। जुड़ के बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। जिसमें ए और आ का प्रयोग हो रहा हो और ओष्ठ में ऊ का प्रयोग हो रहा हो, तालुव्य में ई का प्रयोग हो रहा है। कंठ तालुव्य कौन कौन से होते हैं? कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो जिनके उच्चारण निशान होते हैं कंठ प्लस तालुव्य, जैसे कि ए और ए। कंठ तालुव्य में कौन सा आता है? ए
और ए कंठ ओष्ठ्य में ओ और ओ, ये दो के मिश्रण से बनते हैं। कंठ प्लस तालुव्य से ए और ऐ, कंठ प्लस ओष्ठ्य से ऐ और ओ, कंठ तालुव्य कंठोष्ठ्य कहते हैं उन्हें, कंठोष्ठ्य, कंठ तालुव्य। कंठ तालुव्य उच्चारण के आधार पर हुए। कंठ ए और आ कंठ स्वर, तालुव्य ई और ई, और मूर्धन्य री, और री जो कहते हैं री, री को ऐसे कहते हैं, और ओष्ठ्य यानी कि ओ, दो उच्चारण जो मिलके बनते हैं वो होते हैं कंठ प्लस तालुव्य यानी कंठ तालुव्य, ऐ और ऐ कंठ ओष्ठ्य यानी कि कंठोष्ठ्य, तो होता है ओ और ओ। ठीक है दोस्तों, ये बात करते हैं उच्चारण के स्थान पर। अब नेक्स्ट बात करेंगे वायु निकलने के स्थान पर। वायु, वायु कैसे निकलती है? वायु निकलने के स्थान पर, वायु निकलने के स्थान पर जैसे कि स्वर के जो भेद होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, थ्रू टाइप्स, यानी कि पहला होता है निरानुनासिक, इसे क्या कहते हैं? मौखिक स्वर। निरानुनासिक मौखिक स्वर। दूसरा होता है हमारा अनुनासिक स्वर। उच्चारण के, वायु निकलने के आधार, उच्चारण के आधार पर, स्थान पर दो प्रकार के होते हैं। एक निरानुनासिक होता है, मौखिक स्वर होता है, एक अनुनासिक होता है जो अनुनासिक, जिसमें अब इसमें क्या भेद है? निरानुनासिक यानी कि ऐसे स्वर उच्चारण वायु केवल मुख से निकलती हो। निरानुनासिक में ऐसे स्वर जिनमें उच्चारण करते समय जो वायु है वो खाली मुंह से निकलती हो, उसमें नाक का कोई प्रयोग ना किया जाए, उन्हें कहते हैं निरानुनासिक। जैसे कि हम कहते हैं ई, ए, ई, ऊ। एग्जाम्पल आप, अपना, इधर, उधर। तो इसमें क्या हो रहा है? निरानुनासिक में मतलब जो आवाज है वो खाली मुख से निकल रही है, जिसमें ए आ ई, एग्जाम्पल आप हुआ, अपना हुआ, इधर हुआ, इसमें हमें नाक का कोई रोल नहीं हो रहा, तो उन्हें कहते हैं निरानुनासिक यानी मौखिक। यानी जो हम बोलते हैं तो मौखिक उन्हें कहते हैं। अनुनासिक में होता है जिसमें दोनों का प्रयोग हो, जिनमें उच्चारण करते समय मुख प्लस नाक दोनों का प्रयोग हो, दोनों का प्रयोग हो। जी हाँ, मुख प्लस नाक दोनों का प्रयोग हो, अनुनासिक स्वर कहते हैं। इनके ऊपर क्या होता है? पहचान क्या होती है इनकी? पहचान होती है इनके ऊपर चंद्रबिंदु। इनके ऊपर क्या लिखा होता है? चंद्रबिंदु होता है, चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु जैसे कि मैं कहता हूं चांद, गांव, चिड़िया। पहचान क्या है? चंद्रबिंदु है, चांद, हीरा, गांव, चिड़िया आदि। या कुंजर,
कुंजर का मतलब होता है हाथी, ये कुंजर है, एक होता है कंजर। कुंजर का मतलब हाथी और कंजर का होता है नीच व्यक्ति, यानी कुंजर ये आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए, समश्रुति भिन्नात्मक शब्द में, ठीक है। कुंजर हाथी होता है, ठीक है दोस्तों। ये हुआ कंप्लीट वायु निकलने के स्थान पर, और कौन कौन से स्थान पर, निरानुनासिक और अनुनासिक। निरानुनासिक मतलब कि ए आ ई, यानी कि आप अपना ईंधन, जिसमें हम मुख से ही बोले, उसमें नाक का प्रयोग ना करें। और दूसरा होता है अनुनासिक स्वर, जिनमें उच्चारण करते समय मुख और नाक दोनों से वायु निकले, उसे कहते हैं अनुनासिक स्वर। पहचान क्या है इसकी, चंद्रबिंदु होता है इसके ऊपर, चंद्रबिंदु जैसे कि चांद होता है, गांव होता है, चिड़िया होती है, आदि होती है। कुंजर, कुंजर का मतलब हाथी होता है। तो ये दोस्तों, अब बात करता हूं एक और अनुस्वर। कभी कभी पूछा जाता है अनुस्वर के बारे में। अनुस्वर होता है इसमें जो वायु निकलती है, इसके उच्चारण जो वायु केवल निकलती है, वो निकलती है अनुस्वर में, वो केवल नाक से निकलती है। इसमें वायु जो निकलती है केवल नाक से। चमक रहा है दोस्तों जी। जैसे कि मैं कहने लगा अंश, तो इसमें कहां निकल रही है, अंश, अंग आने वाले जो है अंश, अंश हुआ, और क्या नाम है, कुंजर, ये सब इसी में आएंगे। जिसमें अंग की मात्रा लगी हो अनुस्वर कहलाते हैं, जो केवल नाक से ही बोले जाए। ठीक है दोस्तों, यही क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में व्यंजन कराएंगे। व्यंजन, आपको व्यंजन से कोई भी ऐसा क्वेश्चन डाउट में नहीं रहेगा जिसमें आपको पता ना हो, आपको सब पता होगा। व्यंजन में क्लास में देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।